Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a short story, The Country of the Blind, written by H.G. Wells. H.G. Wells एक बहुत ही जाना माना नाम है, स्पेशली उनके साइंस फिक्शंस के लिए, लाइक द टाइम मशीन. साइंस फिक्शंस को हम स्काईफाइज भी बोलते हैं. H.G. वेल्स ने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे और उनमें से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरीज है. द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड पहली बार पब्लिश हुआ इन द स्ट्रैंड मैगजीन इन द ईयर 1904. उसके बाद ये शॉर्ट स्टोरी 1911 में भी पब्लिश हुआ इन द बुक नेम्ड द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज. एक्चुअली साउथ अमेरिका में एक लीजेंड है, मीन्स एक स्टोरी है जो बहुत ज़माने से, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है. वो ट्रू है या फॉल्स है, नोबडी नोज़, बट हाँ ऐसी एक स्टोरी है, ऐसा एक लीजेंड है क्या कि बहुत ऊंचे माउंटेन्स में एक वैली है, एक ऐसी वैली जहाँ पे जितने लोग रहते हैं सभी ब्लाइंड हैं. एक्चुअली बहुत सालों पहले, बहुत जनरेशन्स पहले एक बीमारी हुई थी जिससे कि लोग ब्लाइंड होने लगे और उसके बाद जो भी फर्दर जनरेशन का जन्म हुआ, जिस भी बच्चे का जन्म हुआ, वो सभी ब्लाइंड ही पैदा होते थे. और ये अंधों की वैली बाकी पूरी सभ्यता से, पूरे सिविलाइजेशन से अलग कैसे हुई? तो एक बार भूकंप आया और एक बड़ा सा चट्टान उस रास्ते में गिर गया जो उस वैली को बाकी के सिविलाइजेशन से, बाकी के शहरों से, गाँवों से कनेक्ट करता था और इस तरह से वो गांव पूरी तरह से आइसोलेट हो गया. तो अब जो वो जनरेशन वहाँ रहती है वो यही समझती है कि ब्लाइंड होना ही नॉर्मल है. उन्हें नहीं पता कि आँखों की रोशनी होने पर वो क्या देख सकते हैं, क्या फील कर सकते हैं. ऐसी कोई दुनिया भी हो सकती है, ऐसी कोई ज़िंदगी भी हो सकती है, ये वो नहीं जानते हैं. और उन लोगों ने अपनी दुनिया इस तरह से बसा रखी है कि सारे लोग अंधे हैं फिर भी वो बहुत आराम से वहाँ रहते हैं. वो उस तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं. इनफैक्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन ब्लाइंड होने की वजह से उनके आईज बिल्कुल छोटे हो चुके हैं और थोड़े संकीर्ण हैं. अब चूंकि सालों पहले ऐसा हुआ कि वो वैली बाकी के सारे शहरों से बिल्कुल अलग हो गई, कट गई, तो अब उसे कोई भी ना जानता है, ना उसके बारे में कोई पता लगाने की कोशिश करता है. हाँ, उसे याद रखा जाता है सिर्फ ओल्ड लीजेंड्स में, पुरानी कथाओं में. ना उस वैली के अलग होने के बहुत सालों बाद एक माउंटेन क्लाइंबर था न्यूनेज, जो कि एक पहाड़ पर से गिर गया. वो एक एक्सपीडिशन को लीड कर रहा था. वो बहुत सारे लोगों को पहाड़ के पीक पर ले जा रहा था और तभी वो स्लिप करके नीचे खाई में गिर गया. जब उसके साथ के लोगों ने नीचे देखा तो वहाँ पर एक बहुत गहरा खाई था और उन लोगों ने उसे गिरते हुए देखा. फिर वो जैसे कहीं गायब हो गया हो, इतनी गहराइयों में चला गया और लोगों ने ये समझ लिया कि वो तो मर गया होगा. दो न्यूनेज फेल hundreds of meters down the valley, बट ही वॉज लकी. क्यों? क्योंकि जब वो गिरा तो वो ट्रीज़ और सॉफ्ट स्नो से होते हुए गिरा एंड दैट्स वाई उसको कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई. हालांकि कुछ चोट आई, कहीं पर उसके कट्स आ गए, कहीं छोटे मोटे इंजरीज आ गई, छिल गया स्किन, ऊपर का स्किन उतर गया, लेकिन हुई उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी. और जब वो वैली में गिरा फाइनली तो उसने देखा कि तो बहुत गहरी एक खाई है और माउंटेन्स की चढ़ाई भी बहुत स्टीप है. उसने ये भी देखा कि वो वैली बहुत ही खूबसूरत था. तो उस वैली में वो आगे बढ़ने लगा और उसने देखा कि दूर पर एक गांव है शायद. जब वो उस गांव के नज़दीक गया तो उसने देखा कि घर के कंस्ट्रक्शन थोड़े अजीब हैं. किसी भी घर में विंडो है ही नहीं और घरों की दीवार बहुत ही वियर्डली पेंटेड हैं. और उसने एक और अजीब चीज़ देखी कि घर में जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ थोड़े हाइट के दीवार बने हुए हैं. उसने जब उस घरों के पेंटिंग को और भी नज़दीक से देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया, इन घरों को जो भी पेंट किया होगा ही मस्ट हैव बीन एज ब्लाइंड एज अ बैट. और तभी उसके माइंड में क्लिक किया एक ओल्ड लीजेंड, एक पुरानी कहानी जो हमेशा उसने सुनी थी, एक ऐसी वैली जिसमें सारे लोग ब्लाइंड होंगे. और उसी वक्त उसको एक पुरानी कहावत भी याद आ गई. क्या? इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड वन आइड मैन इज द किंग. तो उसे लगा कि यहाँ तो सभी लोग अंधे हैं और मेरे पास तो दोनों आँखें हैं, तो जाहिर सी बात है मैं इन पे सुपीरियर दिखूंगा, तो यहाँ पे मैं राजा की तरह रहूंगा. और ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम ही रही थी कि तभी उसने देखा कि एक घर से दो आदमी बाहर आ रहे हैं. उसने क्लियरली देखा कि वो दोनों लोग ब्लाइंड हैं और जब वो इसके नज़दीक आए तो उसको छू करके वो समझना चाह रहे थे कि ये कौन है
और उसके बाद वो लोग पूछे कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। वो दो आदमी एक अजीब सा स्ट्रेंज स्पेनिश बोल रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता है किसी भी जगह के लैंग्वेज में चेंजेस आते, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग वहाँ आते, वहाँ के लोग अलग अलग जगह जाते, और इस तरह से लैंग्वेज की मिक्सिंग के कारण किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस आते। पर ये जो गांव था वो काफ़ी सालों से किसी दूसरे जगह के लोगों से मिला नहीं था, कोई दूसरे जगह के लोग वहाँ आए नहीं थे, तो उनका लैंग्वेज एक बहुत ही ओल्ड फैशन लैंग्वेज था, ओल्ड फैशन स्पेनिश। एंड न्यूनेज उसको लगभग समझ पा रहा था, मीन्स बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी बातों को वो समझ ले रहा था। उसने उन लोगों को बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, वो सिटी से जो समुद्र के किनारे है, और उस शहर में थाउजेंड्स ऑफ लोग रहते हैं और सभी लोग मेरी तरह देख पाते हैं। अब न्यूनेज ने तो ये बातें ये सोच के कही थी कि वो लोग इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, लेकिन वो लोग इरिटेटेड हो गए। वो बोले तुम क्या बकवास कर रहे हो, माउंटेन, सी, सिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। और चूंकि वो लोग सिर्फ पहाड़ों के बीच रहते थे तो उनके आसपास सिर्फ रॉक्स थे, माउंटेन्स थे, तो उन दो लोगों ने कहा कि तुम रॉक्स से आए हो। न्यूनेज ने काफ़ी अपनी बात समझाने की कोशिश की, उनके साथ आर्ग्यू किया, पर वो दोनों आदमी आपस में बात कर रहे थे कि ये लगता है बहुत ही सिंपल सा आदमी, इसको बहुत कुछ समझदारी है नहीं, और इस वजह से वो न्यूनेज को अपने गांव के एल्डर्स के पास ले गए। जिस घर में उनके गांव के एल्डर्स थे, वो घर में न्यूनेज जैसे ही घुसता है वो देखता है यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वो लोग फिर इससे पूछते तुम कहाँ से आए हो, और ये वापस वही जवाब देता है कि मैं माउंटेन से दूर समुद्र के किनारे एक शहर से आया हूँ। और इस वक्त न्यूनेज उन एल्डर्स को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि वो लोग भी ब्लाइंड ही और उनके आंखें बिल्कुल छोटी हो गई हैं। न्यूनेज उन्हें बार बार कह रहा है कि देखो मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो लोग इम्प्रेस तो नहीं हो रहे, बल्कि उससे कह रहे तुम क्रेजी हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, सी ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। और फिर उन लोगों ने इसकी बॉडी को छू करके बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, एवरी इंच को उन्होंने टच किया, और जब वो लोग उसके आँख को छूने जा रहे थे उसने बोला केयरफुल ये मेरे आईज हैं, और फिर उन लोगों ने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया टच करके, और फिर बोला कि इसके चेहरे के बारे में कुछ तो अजीब है, इसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और बहुत मूव करती हैं। तो उनके लिए ये वियर्ड था क्योंकि उनकी आंखें स्मॉल थी, क्लोज्ड थी और शंकिन थी, धसी हुई थी, और एक बड़ी आंखें जो खुली हों और मूव करती हों उनके लिए तो वियर्ड होगा ही। न्यूनेज अब इम्पेशेंट हो रहा था, लेकिन वो खुद को सांत्वना दे रहा था कि नहीं, पेशेंस रखो, धीरज रखो, क्योंकि इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज द किंग। लेकिन उसने इस बात को प्रूव करना जितना आसान समझा था वो बिल्कुल भी ऐसा हुआ नहीं। ओवर द सेंचुरीज मीन्स कई 100 सालों से वो सभी लोग ब्लाइंड रहे हैं, और इसलिए उन लोगों ने अपने आप को, अपने ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट कर लिया है और सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर चुके हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ इस तरह से एक दुनिया खड़ी कर रखी है जो कि एक ब्लाइंड के लिए परफेक्ट था। जहाँ भी वो रोड्स पर चलते थे दोनों साइड से उन्होंने लिटिल वॉल्स बना रखे थे। उनके डिक्शनरी में डे नाइट जैसा कोई वर्ड नहीं था, रैदर द वर्ड्स वेर वार्म एंड कोल्ड। वार्म वो डे टाइम को कहते थे और कोल्ड वो नाइट टाइम को कहते थे। सो वार्म पीरियड में वो सोए रहते थे, मीन्स डे के टाइम में वो सोते थे, और रात के वक्त वो काम करते थे जो कोल्डर पीरियड था। ऐसा कहते हैं ना, जिनके पास एक सेंस ऑर्गन नहीं होता उनके बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इन लोगों के साथ भी ऐसा ही था। इनकी हियरिंग कैपेसिटी, स्मेलिंग कैपेसिटी और टचिंग कैपेसिटी, मीन्स छू करके किसी चीज़ को पूरी अच्छी तरह से पहचान लेना, ये सभी चीज़ें काफ़ी डेवलप कर चुकी थी। जैसा न्यूनेज ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो क्या इन लोगों को अपना एडवांटेज शो करता, बल्कि वो खुद ही वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दिन के वक्त जब न्यूनेज को दिखाई देता सब कुछ, उस वक्त तो वो लोग सोए होते थे और रात में उठ करके वो अपना सारा काम करते थे, और ऑफ कोर्स वहाँ कोई लाइट तो था नहीं, तो न्यूनेज वहाँ पर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रात में जगकर उस अंधेरे में उसे कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ दिखता ही नहीं, तो वो क्या ही काम करता और क्या ही खुद को सुपीरियर प्रूव करता। या तो न्यूनेज को उनके तरीके को अडेप्ट कर लेना था, उनके हिसाब से जीना सीखना था कि कैसे बिना रोशनी के वो सारे काम कर सके, और ऐसा करते वक्त जाहिर सी बात है उसे हैबिट तो थी नहीं, तो वो चीज़ों में टकरा जाता था, किसी के ऊपर गिर जाता था। लोग ये सोचते थे कि शायद ये बहुत क्लमजी है, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता,
और स्टूपिड भी है। और ये जब चाहता था कि अपने उस दुनिया की कहानियाँ सुनाए जहाँ से वो आया था, तो कोई भी इसकी कहानी पेशेंटली नहीं सुनता था। उन्हें लगता था ये पागल हो गया है। अगर वो उनके पास से कहीं भागना चाहता था तो वो लोग तुरंत समझ जाते थे कि वो किस डायरेक्शन में भागा है। एक दिन तो वो इतना गुस्सा हो गया उन लोगों पर कि उसने एक स्पेड उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्पेड उठाया उन लोगों को वो माइन्यूट सी आवाज़ भी सुनाई दे दी और उन लोगों ने तुरंत कहा उस स्पेड को नीचे रखो। वो कितना भी गुस्सा हो पर किसी अंधे आदमी को तो वो नहीं ही मार सकता था। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जितने दिन मैं इन लोगों की दुनिया में रह रहा हूँ मुझे इन लोगों के हिसाब से ही चलना होगा। और एक बार जब न्यूनेस ने खुद को इन लोगों के हिसाब से एडजस्ट कर लिया तो वो लोग इसके साथ बहुत ही काइंड बिहेवियर रखते थे, उसको बहुत अच्छे से रखते थे, फूड वाटर सब इसको मिलता था। और इसे एक आदमी जिसका नाम था याकूब उसका सर्वेंट बना दिया गया। और इस तरह से न्यूनेस का एक लंबा समय का स्टे उस कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में शुरू हुआ। याकूब जिसका सर्वेंट था न्यूनेस, उसकी एक बेटी थी मेडिना। न्यूनेस ऐसा मानता था कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि मेडिना भी बाकी लोगों की तरह ब्लाइंड ही थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह उसकी आंखें उतनी धसी हुई नहीं थी। और जब भी न्यूनेस उससे बातें करना चाहता था वो आराम से उसकी बातें सुनती भी थी और उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव भी करती थी। शुरू में तो न्यूनेस अपनी आँखों के बारे में कि वो देख सकता ये सब बातें उससे शेयर नहीं करता था, क्योंकि उसने पहले शेयर करके देखा था कि सब लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। लेकिन जब धीरे धीरे मेडिना के साथ उसकी दोस्ती क्लोज हुई तो उससे वो अपनी आँखों की बातें जो वो देख सकता था वो सारी बातें और जहाँ से वो आया था उस शहरों की कहानियाँ वो मेडिना को बहुत अच्छे से सुनाता था और मेडिना भी खुशी खुशी उसकी सारी कहानियाँ सुनती थी। न्यूनेस को ऐसा लगने लगा था कि इन सभी लोगों में एक मेडिना ही है जो मेरी अपनी है, जो मेरी बातों को शांति से सुनती है और समझती है। हाउएवर याकूब को अपनी बेटी की और न्यूनेस की दोस्ती बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि न्यूनेस तो एक फूल है और वैसे स्टूपिड के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ। लेकिन दूसरी ही तरफ वो अपनी बेटी मेडिना से बहुत प्यार करता था और इस वजह से वो ये समझ रहा था कि अगर उसकी बेटी कहती है कि वो न्यूनेस के साथ रहना चाहती है तो वो मना नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि याकूब को ऐसा लगता था कि ऐसे मूर्ख लोग सिर्फ सर्वेंट ही बन सकते हैं। याकूब नहीं चाहता था कि उसके किसी भी डिसीजन के कारण उसकी बेटी दुखी हो और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए वो गांव के एल्डर्स के पास गया। बहुत सोचने के बाद गांव के एल्डर्स ने ये सोचा कि आफ्टर ऑल न्यूनेस की एक ही प्रॉब्लम है, वो हमसे सिर्फ इस वजह से अलग है क्योंकि उसकी आंखें मूव करती हैं, थोड़ा कुछ अलग है उसकी आंखों में। उन्हीं आंखों की वजह से वो ऐसे अजीब सी बातें करता है। कुछ सोच करके वो न्यूनेस को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मेडिना से शादी करना चाहते हो। न्यूनेस बोलता है हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी न्यूनेस। न्यूनेस बोलता है कैसी शर्त? कि हम तुम्हारी आँखों को तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे, वो जो मूविंग पार्ट है उसे हम तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे, फिर ही मेडिना की शादी तुमसे हो सकती है। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम्हारी आंखें हट जाएंगी और फिर तुम हमारे जैसे ही नॉर्मल इंसान बन जाओगे। न्यूनेस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे और वो मेडिना से बहुत प्यार भी करता था, इसलिए वो लोग जो भी बोले उसने हामी भर दी। ऑपरेशन फिर एक वीक बाद होने वाला था। ऑपरेशन होने के एक दिन पहले वो मेडिना के साथ एक वॉक पे गया था। वो सेटिंग सन को देख रहा था और ये फील कर रहा था कि कितना खूबसूरत है। और वो मेडिना से कहता है कल से मैं नहीं देख पाऊँगा। फिर मेडिना उसे कंसोल करती है और कहती है मुझे पता है पर तुम चिंता नहीं करो, वो लोग तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। और फिर वो उसे अपनी बाहों में भरता है और उसे किस करता है और फिर वो चली जाती है। वो उसी तरफ देखता रहता है और बहुत धीरे से ऐसे ऐसे करके गुड बाय बोलता है और फिर वो मुड़ता है और पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। और जब वो हिल्स पर पहुंचता है फिर वो चढ़ाई शुरू कर देता है। शार्प रॉक्स है, चढ़ाई भी स्टीप है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और उसके हाथ और पैर कई जगह पर कट भी जाते हैं। पर एट लास्ट रोशनी खत्म होने से पहले, पूरा अंधेरा होने से पहले वो ऊपर पहुंच ही जाता है। वो उस वैली से काफ़ी ऊपर चला जाता है। उसके कपड़े पूरे फट चुके हैं, हाथ पैर कट चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक स्माइल है क्योंकि वो फाइनली वहाँ से निकल चुका है, वापस अपनी दुनिया की तरफ जा रहा है। अब जहाँ वो रेस्ट कर रहा था वहाँ से वो ब्लाइंड की वैली बहुत दूर माइल्स एंड माइल्स अवे थी और
पेड़ों के कारण या बहुत गहराई के कारण वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वहीं पर पहाड़ में ऐसे लेट गया, खुले आसमान को देख रहा था और खुश था बहुत। उस वैली ऑफ ब्लाइंड से निकलकर वो बहुत खुश था, जहां उसने राजा बनने के सपने देखे थे। फाइनली पूरा अंधेरा हो गया था और वो तारों के नीचे आराम से लेटा था, थोड़ी ठंड भी थी। ना इस स्टोरी को हम दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तरीका कि जब कोई आदमी इग्नोरेंट होता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता है और वो नॉलेज एक्वायर भी नहीं करना चाहता है, तो उसे लगता है कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जो बाकी लोग हैं जिनकी सोच थोड़ी अलग है वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। न्यूनेस के पास देखने का एडवांटेज होता है, पर कोई भी उसके इस एडवांटेज को अप्रिशिएट नहीं करता। उन लोगों को लगता है कि दुनिया ऐसी ही है जिसमें कोई देख ही नहीं सकता। अपने सेट ऑफ नॉलेज के साथ वो खुश हैं और नए नॉलेज को वो एक्वायर नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और नज़रिया हो सकता है समझने का, कि हमें ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़े अलग जैसे हैं या जो लोग सिंपल हैं, अपने हिसाब से, अपने कम्युनिटी के हिसाब से एडजस्टेड हैं और मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अनकल्चर्ड हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आदमी मॉडर्न है तो वो भी सही है, लेकिन अगर कोई आदमी अपने कल्चर के साथ जीना चाहता है, अपने कल्चर को छोड़कर बिल्कुल बदलना नहीं चाहता है, तो वो भी गलत नहीं है। जैसे ब्लाइंड थे तो वो अपनी दुनिया में बिल्कुल एडजस्टेड थे और बहुत खुश थे। स्टोरी को हम कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ जब हम लोगों को कॉलोनीज बना रही थी तो वो यही कहती थी कि ये लोग बहुत बारबरिक है, प्रिमिटिव हैं और इनके अंदर हमें चेंजेस लाना है। बल्कि उन चेंजेस से जितना फ़ायदा नहीं हुआ उतना हमें नुकसान हुआ। हम धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ दिए, वो कल्चर जो बहुत ही ज़्यादा रिच था। सो गाइज, होप आपको ये पूरी स्टोरी इंटरप्रिटेशन समझ में आया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे UPI ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे क्लिक कर कर अपना जो भी अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं। अमाउंट बिग हो या स्मॉल डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर सपोर्ट। थैंक यू।